जय हिंद। आप सभी को ट्रिक की एकेडमी में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे हैं आप सभी लोग? सर्दियां काफ़ी बढ़ गई है अचानक से, तो आप लोग अपना ख्याल रखें और अच्छे से तैयारी करें और पहन के पढ़ाई करें अच्छे से। ऐसा नहीं है कि सर्दियां शुरू हो गई है तो आप थोड़ा आलस करेंगे, तो आलस बिल्कुल भी ना करें, अपनी तैयारी करते रहें। ठीक है, चलो शुरुआत कर रहे हैं हम वसा के बारे में। हमने पिछली क्लास में कार्बोहाइड्रेट पढ़ लिया था, प्रोटीन पढ़ लिए थे, प्रोटीन के प्रकार पढ़ लिए थे, कार्बोहाइड्रेट के प्रकार पढ़ लिए थे। साथ में हमने प्रोटीन से होने वाली या कमी या वृद्धि से होने वाली बीमारियां भी पढ़ ली थी। आज हम पढ़ने वाले हैं वसा, फैट के बारे में। ठीक है, फैट के बारे में हम पढ़ेंगे। शुरुआत करते हैं। हमारा जो तीसरा पोषक तत्व है उसका नाम है वसा। वसा को ही कहते हैं फैट, और लिपिड भी इसी को कहा जाता है, फैट या लिपिड। किस प्रकार के अणु होते हैं ये? तो ये जैविक अणु होते हैं। ठीक है, वसा जो होती है हमारे शरीर में पाए जाने वाले जैविक अणु होते हैं। ये जैविक अणु होते हैं, बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं। ये जैविक अणु होते हैं। किससे बने होते हैं? तो ये वसीय ऊतक और ग्लिसरॉल के बने होते हैं। ठीक है, वसीय ऊतक या आप वसीय अम्ल भी बोल सकते हैं कि किसके बने होते हैं? तो ये वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल के से मिलकर बने होते हैं। तो सेकंड पॉइंट आप यही नोट कीजिएगा कि यह वसीय अम्ल को कहते हैं फैटी एसिड। फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल से मिलकर बने होते हैं, ग्लिसरॉल से मिलकर बने होते हैं। एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, मिलकर बने होते हैं। देखो, वसा जो होती है ना, आपके शरीर में लंबे समय तक ऊर्जा को बनाए रखने का काम करती है। जैसे कि आपको चक्कर आ जाते हैं, आपको अचानक से थकान सी महसूस होती है, या आंखों के सामने अंधेरा आ जाता है, तो आप तुरंत ऊर्जा वाली चीज़ें ले लेते हो, इंस्टेंट एनर्जी वाली चीज़ें ले लेते हो, जैसे कि ग्लूकोज। अगर घर में ग्लूकोज अवेलेबल नहीं होता है तो आप नमक और शक्कर का पानी पी लेते हैं, ताकि आपके शरीर को तुरंत ऊर्जा मिल जाए। तुरंत ऊर्जा जो होती है वो कार्बोहाइड्रेट्स के द्वारा मिलती है, लेकिन अगर आपके शरीर में लंबे समय तक ऊर्जा बनाए रखना है तो उसके लिए क्या होते हैं? उसके लिए होते हैं वसा या वसा या फैट होते हैं। ठीक है, इन्हें लिपिड भी कहा जाता है, क्योंकि जैसे कि हम वसा जो लेते हैं हम बिल्कुल ड्रॉप फॉर्म में लेते हैं। जैसे कि सब्जियां जब बनाते हैं तो बिल्कुल कम क्वांटिटी में उसमें तेल वगैरह ऐड किया जाता है, या घी से चुपड़ी हुई रोटी आप ले लेते हैं। ऐसा कोई पर्सन नहीं है जो डेली पनीर खाता हो, क्योंकि डेली पनीर खाने से भी दिक्कत हो जाती है, स्टोन बनने लग जाते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कभी कभार आपके पेट में इंक्लूड रहता है, जैसे कि मक्खन, पनीर, है ना। मांस में भी चर्बी वगैरह होती है, बहुत सारे लोगों को चर्बी खाने का भी शौक होता है, तो उनसे भी फैट उनको मिल जाता है। पर डेली डेली ये नहीं खा सकते हैं, क्योंकि जो फैट होता है ये कम क्वांटिटी में ही खाया जाता है, क्योंकि ज़्यादा क्वांटिटी में खाया तो ये डाइजेस्ट नहीं होता है, इजीली डाइजेस्ट नहीं होता है। इसको डाइजेस्ट होने के लिए, इसको पचने के लिए थोड़ा समय लेना पड़ता है, इसीलिए इजीली डाइजेस्ट नहीं होता, फिर उसका असर हो जाता है आपके पाचन तंत्र पर, डाइजेस्टिव सिस्टम पर। इसीलिए जो वसा होती है बिल्कुल ड्रॉप फॉर्म में ली जाती है। तो वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल से मिलकर बने होते हैं वसा। जैसे कि मैं यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दे देती हूँ कि कौन कौन से स्रोत हैं जो वसा आपको दे देते हैं आपके शरीर को। तो स्रोत में लिख लीजिए आप, दूध में भी फैट होता है थोड़ा, है ना। दूध की पहचान फैट के थ्रू ही की जाती है, कि जिसमें जितना ज़्यादा फैट होता है वो दूध उतना अच्छा होता है। फैट दूध में भी होता है, पनीर में होता है, अंडे में होता है। अंडे की जो पीली गोली होती है, अंडे की पीली गोली के अंदर क्या होता है? वसा होता है, और जो सफ़ेद जर्दी होती है ऊपर की, उसमें प्रोटीन होते हैं। ठीक है, तो दूध, पनीर, अंडा, मांस, इन्हीं सब में क्या होता है? घी। इन सब, ये सारे स्रोत किसके हैं? ये सारे स्रोत हैं वसा के। ठीक है, घी। उसके बाद है एक डालडा घी भी आता है, जिसको वनस्पति घी कहा जाता है, आम भाषा में इसको डालडा घी कहा जाता है। वनस्पति घी और सभी प्रकार के तेल।
सभी प्रकार के तेल, ये सभी क्या है? आदि। ये सभी क्या है? ये सभी स्रोत है किसके? वसा के। किसके स्रोत हैं ये सभी? वसा के स्रोत हैं। इसमें क्या क्या होता है? इसमें होता है पनीर, दूध, अंडा, मांस। मांस में भी चर्बी होती है जिसमें फैट होता है। घी होता है जो शुद्ध घी होता है, घर में भी बनाया जाता है मलाई के द्वारा। डालडा घी होता है एक, जिसे वनस्पति घी भी कहा जाता है, वो भी क्या है? वो भी वसा है। ज़्यादा मात्रा में अगर आप डालडा घी ले लेते हो तो वो डाइजेस्ट करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत दे देता है। ठीक है, उससे क्या होता है कि बहुत सारे लोगों को उससे एलर्जी होती है, तो सर्दी खांसी शुरू हो जाती है उसकी वजह से। और कुछ लोगों को मतलब कि ठीक नहीं लगता है, वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, ऐसा घबराहट सा, बेचैनी सा होता है उससे ले लेने से। और जितने भी टाइप के ऑयल्स होते हैं, वो सभी प्रकार के तेल जो होते हैं, सोयाबीन का तेल, मछली का तेल और जैतून का तेल, सरसों का तेल, जिनसे सब्जियां बनाई जाती है वो सोयाबीन का तेल होता है और सरसों का तेल होता है। नारियल का तेल, ये सभी किस में आते हैं? वो भी सभी पेट के अंतर्गत आए जाते हैं। ठीक है, तो ये स्रोत हो गए किसके? फिर नारियल का तेल आप पी नहीं सकते, कभी कुछ मेडिसिन के थ्रू, मेडिसिन के फॉर्म में आप उसको ले सकते हैं, बाकी तो ये बालों में लगाने के लिए, हाथ पैर पर लगाने के लिए होता है। ठीक है, तो ये सारे क्या हो गए? ये सारे स्रोत हो गए हैं किसके? वसा के। अब हम पढ़ते हैं वसा के बारे में और भी चीजें। वसा में भी कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं, कार्बन के, हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन के। तो आप यहाँ पर इसको लिख सकते हैं कि यह कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के अणु होते हैं। ठीक है, बायोमोलिक्यूल्स तो होते ही है, साथ में इनमें क्या क्या पाया जाता है, कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं? तो हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन, सॉरी, तत्व पाए जाते हैं। तो वो कौन कौन से हैं? कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। ये सारे तत्व या इसके अणु किस में पाए जाते हैं? वसा में पाए जाते हैं। वसा जो होती है, 1 ग्राम वसा से हमको कितनी एनर्जी मिल जाती है? तो 1 ग्राम फेट या 1 ग्राम वसा बराबर होता है, फेट या वसा बराबर होता है 9.3 कैलोरी। 9.3 कैलोरी, इतनी ऊर्जा आपको 1 ग्राम वसा से मिल जाती है। जो लोग भारी सामान को ढोते हैं या उठाते हैं, ढोते हैं मतलब उठाते हैं, उन लोगों को फेट की ज़्यादा आवश्यकता होती है, क्योंकि लंबे समय तक ऊर्जा बनाए रखती है। पर उनकी फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं होने के कारण वो सही क्वांटिटी में फेट नहीं ले पाते। वो घी की चुपड़ी हुई रोटियां नहीं खा पाते हैं, ना ही वो घी का बना हुआ हलवा खा पाते हैं। इसीलिए उनमें जो फेट होता है वो थोड़ा कम होता है। शारीरिक तौर पर वो कमज़ोर दिखाई देते हैं, पर अंदर से भी थोड़े कमज़ोर हो सकते हैं अगर उनमें फेट की कमी ज़्यादा हो जाए तो। ठीक है, तो ये 1 ग्राम वसा बराबर होता है 9.3 कैलोरी। एक अगर परसेंट की बात की जाए तो एक वयस्क व्यक्ति में, एक वयस्क व्यक्ति में 20 से 30% पर डे पेट यानी कि वसा उसे लेनी चाहिए भोजन के रूप में। ठीक है, 20 से 30 ग्राम उसे लेनी ही चाहिए, व्यक्ति को लिख लीजिए। एक वयस्क व्यक्ति को 20 से 30 ग्राम पर डे वसा पेट लेनी ही चाहिए। ठीक है, नोट कर लीजिए, इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। वसा का जो संश्लेषण होता है वो कहाँ पर होता है? तो वसा का संश्लेषण हो जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में। वसा का आंशिक पाचन कहाँ होता है? ड्यूडेनम में, ग्रहणी में हो जाता है। और पूर्ण पाचन हो जाता है छोटी आंत के अंदर। ले लिया स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं। बात की जाती है वसा के संश्लेषण की, तो वसा का जो संश्लेषण होता है, वसा का संश्लेषण कहाँ होता है? वसा का संश्लेषण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया को सूत्रकणिकाएं कहा जाता है। में होता है, सूत्रकणिका में होता है। अगर इसके पाचन की बात की जाए तो वसा का जो आंशिक पाचन होता है, वसा का आंशिक पाचन कहाँ होता है? ड्यूडेनम, ग्रहणी, ग्रहणी, छोटी आंत का ही सबसे ऊपर वाला भाग होता है ड्यूडेनम।
ड्यूडेनम ग्रहणी में होता है। क्लियर है? वसा का आंशिक पाचन यानी कि थोड़ा बहुत पाचन जो होता है वो कहाँ पर होता है? ड्यूडेनम वाले पार्ट में होता है। और पूर्ण पाचन कहाँ हो जाता है? छोटी आंत के मेन पार्ट में। वसा का पूर्ण पाचन हो जाता है छोटी आंत में, छोटी आंत में। ठीक है, क्लियर है? ये हमने वसा के बारे में सारी चीजें नोट कर ली। अब वसा के अलग अलग प्रकार होते हैं, जैसे कि संतृप्त वसा भी होती है और असंतृप्त वसा भी होती है। संतृप्त को कहा जाता है सेचुरेटेड फैट और असंतृप्त को कहा जाता है अनसेचुरेटेड फैट। तो यहाँ पर अब हम आगे पढ़ने वाले हैं वसा के प्रकार। वसा के प्रकार, टाइप्स ऑफ फैट, टाइप्स ऑफ फैट्स। ठीक है, फैट्स नहीं लिखेंगे हम, सिर्फ फैट लिखेंगे। कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। पहला जो होता है वो होता है संतृप्त वसा। संतृप्त वसा, संतृप्त वसा को कहा जाता है सेचुरेटेड फैट, सेचुरेटेड फैट। दूसरा जो होता है वो होता है असंतृप्त वसा, असंतृप्त वसा। असंतृप्त वसा को कहा जाता है अनसेचुरेटेड फैट, सेचुरेटेड फैट। क्लियर है? इतना नोट कर लीजिए, फिर हम दोनों के बारे में डिफरेंस पढ़ेंगे कि संतृप्त वसा कौन सी होती है और असंतृप्त वसा कौन से प्रकार की होती है। ठीक है, क्लियर है? चलो आगे बढ़ जाते हैं। एक तरफ लिखिएगा आप सेचुरेटेड फैट, सेचुरेटेड फैट यानी कि संतृप्त वसा। दूसरी तरफ आप लिखेंगे अनसेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड फैट, असंतृप्त वसा। अगर डिफरेंस की बात की जाती है तो हम इसको इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि जिस पर ताप का प्रभाव पड़ता है उसे हम क्या कहते हैं? संतृप्त वसा कहते हैं। तो पहला पॉइंट आप ये लिख लीजिए, जिस पर ताप का प्रभाव पड़ता है उसे संतृप्त वसा कहते हैं। ताप का प्रभाव कैसे? जैसे कि अभी सर्दियां चल रही है तो टेम्परेचर कैसा है? लो है। ठीक है, कम हो गया है टेम्परेचर, इसलिए ठंडी बढ़ गई है। तो जब ठंडी बढ़ेगी तो आपने देखा होगा कि कुछ ऑयल्स होते हैं या फैट घी वगैरह होते हैं, वो उनका जो स्टेट है वो चेंज हो जाता है, उनकी अवस्थाएं बदल जाती है। ठीक है, जैसे कि नारियल का तेल हम एग्जांपल ले लेते हैं कोकोनट ऑयल का, कि गर्मियों में तो ये लिक्विड फॉर्म में रहेगा, लेकिन जैसे ही सर्दियां आ जाती है, विंटर सीजन आ जाता है, तो इनका जो स्टेट है वो चेंज हो जाता है, लिक्विड से सॉलिड में चेंज हो जाता है। तो वो क्या होता है? वो संतृप्त वसा कहलाती है। क्या कहलाती है? सेचुरेटेड फैट कहलाती है। तो जिस पर ताप का प्रभाव पड़ता है उसे संतृप्त वसा कहते हैं, और जिस पर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जिस पर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उसे असंतृप्त वसा कहते हैं, असंतृप्त वसा कहते हैं। ठीक है, असंतृप्त वसा कहते हैं। यहाँ पर आप ताप के प्रभाव के हिसाब से आप बता सकते हैं कि ताप बढ़ने पर, ताप बढ़ाने पर यह द्रवावस्था में होगी, द्रवावस्था में होगी, और ताप कम करने पर, ताप कम करने पर यह ठोस अवस्था में होगी, ठोस
अवस्था में होगी, ठोस यानी कि सॉलिड, सॉलिड स्टेट में होगी। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पर ताप का प्रभाव पड़ रहा है। गर्मी के समय में तापमान उच्च रहता है, गर्मियों के समय में तापमान उच्च रहता है, तो इसीलिए जो भी वसा होगी वो किस अवस्था में होगी, वो द्रव अवस्था में होगी। लेकिन जैसे ही सर्दियों में तापमान कम हो जाता है तो इसकी अवस्था बदल जाएगी, इसकी अवस्था क्या हो जाएगी, ठोस हो जाएगी। यही पॉइंट हम यहाँ पर लिख लेंगे कि तापमान का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो यह सभी ताप बढ़ाने पर और कम करने पर, ताप बढ़ाने व कम करने पर इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। देखा है आपने सोयाबीन ऑयल, ठीक है, सोयाबीन का तेल आपने देखा है जिससे सब्जियां बनाई जाती है। कोई चेंजेस होते हैं क्या उसकी स्टेट में? कोई चेंजेस नहीं होते, सारे के सारे मौसमों में सेम ही रहता है, लिक्विड फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ पर तापमान का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, इसकी कोई अवस्था परिवर्तित नहीं हो रही, तो ये क्या कहलाती है, असंतृप्त वसा कहलाती है। और यहाँ पर तापमान का प्रभाव पड़ रहा है, कम ज्यादा करने पर स्टेट चेंज हो रही है, तो ये क्या कहलाएगी, संतृप्त वसा कहलाएगी। ठीक है, क्लियर है इतना? आगे बढ़ते हैं हम। अब जो संतृप्त वसा होती है ये आसानी से ऑक्सीकृत नहीं हो जाती है। ठीक है, यह आसानी से ऑक्सीकृत नहीं होती, इसको डाइजेशन में टाइम लगता है। ठीक है, आपको भारी भारी सा लगता है, आपको पेट में भारी भारी सा लगता है, तो ये आसानी से ऑक्सीकृत नहीं होती। लेकिन ये जो होते हैं ये आसानी से ऑक्सीकृत हो जाते हैं, ऑक्सीकृत इजीली डाइजेस्ट हो जाते हैं, ये ऑक्सीकृत हो जाते हैं। ठीक है, उदाहरण लिख लीजिए आप इनके। उदाहरण क्या आएंगे, संतृप्त वसा जो है उसका उदाहरण है नारियल तेल, नारियल तेल, नारियल का तेल। ठीक है, खोपरे का तेल बोलते हैं हम लोग, नारियल का तेल या खोपरे का तेल। उसके बाद घी, उसके बाद वनस्पति घी जिसको डालडा घी भी कहा जाता है, वनस्पति घी इसी को कहा जाता है डालडा घी। चर्बी, ठीक है, चर्बी भी किस में आएगी, इसी में आएगी। चर्बी जो होती है व्हाइट कलर की होती है, लेकिन उसको जब बर्न किया जाता है, टेम्परेचर दिया जाता है, तो वो लिक्विड फॉर्म में आ जाती है। तो चर्बी भी किस में आती है, संतृप्त वसा में। उसके बाद में पनीर, पनीर आ जाएगा इसी में। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये सब संतृप्त वसा कहलाती है। अब बात करें असंतृप्त वसा की, तो असंतृप्त वसा के उदाहरण क्या आएंगे, सोयाबीन तेल, सोयाबीन तेल, मछली का तेल, मछली का तेल। ठीक है, मछली का तेल भी, जैतून का तेल, जैतून तेल, बादाम तेल, बादाम का भी तेल होता है ना, बादाम का तेल आदि जितने भी टाइप के तेल होंगे वो सारे किस में आएंगे, सरसों का तेल, मूंगफली का तेल, ये सभी किस में आते हैं, ये सभी आ जाते हैं असंतृप्त वसा में। ठीक है, क्लियर है इतनी चीजें? नोट कर लीजिए, इसका डिफरेंस है, ये एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, पॉइंट बनाकर पूछ लिए जाते हैं, या आपसे पूछ लिया जाएगा कि बताइए मछली के तेल में कौन से प्रकार की वसा होती है, मछली के तेल में असंतृप्त वसा होती है। बताइए नारियल के तेल में कौन से प्रकार की वसा होती है, आप बताएंगे नारियल के तेल में संतृप्त वसा होती है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बताइए सरसों के तेल में कौन से प्रकार की वसा होती है, आप बताएंगे सरसों के तेल में असंतृप्त वसा होती है। बताइए कौन से प्रकार की वसा है जो आसानी से ऑक्सीकृत हो जाती है या आसानी से पच जाती है, वो कौन से प्रकार की होती है, वो असंतृप्त वसा होती है। कौन से प्रकार की वसा है जो आसानी से नहीं पचती है, वो है संतृप्त वसा। ठीक है, क्लियर है? ऐसी कौन सी वसा होती है जो ताप बढ़ाने पर या कम करने पर उसकी अवस्थाओं में परिवर्तन हो जाते हैं, वो संतृप्त वसा होती है। जिस पर तापमान का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है वो क्या है, असंतृप्त वसा है। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन बनाकर पूछ लिए जा सकते हैं। ठीक है, क्लियर है इतनी चीजें? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये फेट जो है इसके बारे में थोड़ा सा और बता देती हूँ मैं कि फेट कम या ज़्यादा लेने से क्या होगा। ठीक है, डिसीज बता देती हूँ मैं। देखो, अगर आपके शरीर में वसा कम होगी तो क्या होगा, वसा की कमी होने पर,
वसा की कमी होने पर क्या होगा? वसा की कमी होने पर आपकी मांसपेशियों में थकान होगी। मांसपेशियों में थकान होती है, मांसपेशियों में थकान होना, ठीक है। क्या होता है, कभी कभी हम बहुत आलस से खा जाते हैं, हमारे हाथ पैर काम नहीं करते, तो हम क्या बोलते हैं, मेरे तो हाथ पैर ही काम नहीं कर रहे, मेरे से तो कुछ काम करने की ही नहीं बन रही है। तो भैया इस कंडीशन में क्या हो रहा है, आपकी बॉडी में फैट कम है, इसीलिए आपके साथ ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो आपको सही क्वांटिटी में फैट लेना चाहिए, ठीक है, तो सही रहेगा, आपको शरीर में कोई कमजोरी नहीं होगी, नहीं आपकी मसल्स जो रहेगी वो वीक रहेगी। जिस तरीके से हम लोग खाना खाते हैं, हम लोग सिर्फ अपनी इच्छा के हिसाब से खाना खा लेते हैं, लेकिन हमारी बॉडी के बाकी के जो ऑर्गन हैं उनको भी तो वो न्यूट्रिशन मिलना चाहिए जो उन्हें चाहिए उनके शरीर की ग्रोथ करने के लिए, मसल्स की ग्रोथ करने के लिए। पर क्या उन्हें मिल पाती है? नहीं मिल पाती है। क्यों? क्योंकि हम कुछ चीज़ें अवॉइड कर देते हैं खाने की और कुछ चीज़ें खा लेते हैं। जो हमें पसंद आता है हम वो खा लेते हैं, जो नहीं पसंद आता है हम वो नहीं खाते। पर असल में सारी चीज़ें खानी चाहिए, क्योंकि सारी चीज़ें खाने से ही क्या होता है, डाइजेशन सही रहता है और सारे जितने भी बॉडी ऑर्गन्स होते हैं उनको सही न्यूट्रिशन मिल जाता है। तो कुछ कुछ चीज़ें ना पसंद होने पर भी खानी पड़ती है, ठीक है। मांसपेशियों में थकान, बहुत सारे लोगों को पता है कि घी अच्छा नहीं लगता है, दूध अच्छा नहीं लगता, तो नहीं लेते हैं वो लोग। तो इस कारण से उनकी बॉडी में फैट की कमी हो जाती है, फिर उनके मसल्स में वीकनेस रहेगी, उनको कुछ काम करने का मन नहीं करेगा, या ज़्यादा वर्क कर लिया अगर दिन भर में तो शाम को फिर वो बिल्कुल भी नहीं कर पाते हैं कुछ भी वर्क। तो ये सब इसके सिम्टम्स होते हैं, है ना, जब कमी हो जाती है फैट की। और अगर वसा की वृद्धि हो गई, वसा की वृद्धि होने पर, वसा की वृद्धि होने पर, वसा की वृद्धि होने पर हो जाएगा मोटापा। क्या हो जाएगा? मोटापा। मोटापा अगर हो जाता है तो फिर क्या होता है भैया, बहुत सारे लोग फूल जाते हैं, लड़कियां अक्सर खा खा के फूल जाती हैं, तो फिर वो डाइट करना शुरू कर देती है कि यार अब मुझे दुबला होना है, या बहुत सारे मेंस होते हैं वो भी जिमिंग वगैरह शुरू कर देते हैं। तो मोटापा जो हो जाता है वो फैट के ज़्यादा क्वांटिटी में लेने से हो जाता है। कभी कभी ज़्यादा फैट लेने से कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ जाता है, क्योंकि जितना कोलेस्ट्रॉल हमारा बॉडी बनाता है 75%, अगर उससे एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में बन गया तो उसके पूरे पूरे चांसेस होते हैं हार्ट अटैक के, ठीक है। कैसे? क्योंकि वो फैट बढ़ेगा, आपके ब्लड में भी बढ़ेगा। फैट क्या है? ब्लड में क्या है? ब्लड में सारी चीज़ें रहती है, ग्लूकोज होता है, मतलब कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, फैट होते हैं, सारी चीज़ें, आप जितनी भी चीज़ें खाओगे वो सारी ब्लड में ही घुली रहती है। अब ऐसा तो नहीं है कि माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया को फैट अच्छा लगा तो माइटोकॉन्ड्रिया ने फैट खा लिया, ऐसा होता है क्या? या राइबोसोम में प्रोटीन सिंथेसिस कर रहा है तो वो प्रोटीन वाली चीज़ें दाल खा ली उसने, ऐसा होता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता है। आप जो भी खाते हैं वो सारा डाइजेस्ट हो के इतने बड़े बड़े, आप इतना बड़ा बाइट लेते होंगे, तो ये इतना बड़ा बाइट डाइजेस्ट हो के छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, और यही स्मॉल पार्टिकल्स आपके ब्लड में मिक्स हो जाते हैं, और यही ब्लड फिर आपकी पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता रहता है। फिर जिस भी ऑर्गन को जितना भी न्यूट्रिशन चाहिए वो इसी ब्लड में से ले लेता है, वो सारी चीज़ें इसी में से ले लेगा, और इसी के थ्रू आपकी बॉडी की ग्रोथ करवाता है, आपके शरीर का निर्माण करवाता है, ठीक है। तो मोटापा जो होगा, मान लो कि आप जो फैट वाली चीज़ें ले रहे हो, तेल वाली चीज़ें खा रहे हो, ऑयली चीज़ें खा रहे हो, घी खा रहे हो, तो उससे जो 75% फैट था या कोलेस्ट्रॉल था आपकी बॉडी में बन गया। लेकिन आपको एक्स्ट्रा चीज़ें पसंद है फैट वाली, जैसे कि बहुत सारे लोग पिज़्ज़ा खाते तो एक्स्ट्रा चीज़ डलवा लेते हैं। चीज़ में भी क्या होता है? फैट होता है कुछ। और मक्खन, ब्रेड, बटर वगैरह लेते हैं तो बटर लगाकर बहुत सारे लोग डेली खाते रहते हैं, तो उनसे उनका वेट बढ़ता रहता है, उनका फैट बढ़ेगा। तो उससे क्या होगा कि जो हार्ट की कोरोनरी आर्टरी होती है, कोरोनरी धमनी होती है, उसमें ब्लड का जो फ्लो होगा वो थोड़ा स्लो हो जाएगा, और ब्लड में फ्लो होने के कारण हार्ट अटैक के पूरे चांस हो जाते हैं। कोलेस्ट्रॉल बढ़ा तो भैया हार्ट अटैक होगा ना, तो हार्ट अटैक को ख़त्म करने के लिए भी वसा ज़्यादा नहीं ली जाती है, ठीक है। कभी कभी लीवर फैटी हो जाता है, ज़्यादा फैट लेने से लीवर भी फैटी हो जाता है, लीवर सिरोसिस होने के चांस रहते हैं फिर ऐसे। तो ये सारे सिम्टम्स हैं, या हम बोल सकते हैं कि फैट ज़्यादा क्वांटिटी में लेने के ये सारे लक्षण रहेंगे कि लीवर सिरोसिस हो सकता है, मोटापा हो सकता है, और मोटापा तो हर बीमारियों की जड़ होती है। जो लोग दुबले पतले होते हैं ना वो काफ़ी अच्छे होते हैं, स्ट्रॉन्ग भी होते हैं वो, और जितने ज़्यादा मोटे लोग होते हैं उनका बस शरीर दिखावटी होता है, बनावटी होता है, बाकी उसमें कोई एनर्जी नहीं होती है।
ठीक है, बस दिखने का होता है वो कितना मोटा है, मतलब एनर्जी होगी, ताकत होगी, बाकी ऐसा कुछ नहीं होता है। बस उनकी मसल्स जो रहती है वो मसल्स फूल जाती है, मांस उसमें ज़्यादा आ जाता है, बाकी का जो अंदर का सिस्टम है बहुत वीक होता है, उनसे कुछ भी नहीं, उनसे ज़्यादा अगर एक जगह से एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर तक ही जाने की अगर बात की जाती है तो उनसे वहाँ भी नहीं चढ़ाया जाता है। तो मोटे लोग ज़्यादा अच्छे नहीं होते, हेल्दी भी नहीं होते। ठीक है, हेल्दी रहने के लिए क्या चाहिए, आप डेली वर्कआउट करें। ज़रूरी नहीं है वर्कआउट में काम ही किया जाए या एक्सरसाइज ही की जाए, आप घर के कामों में भी अपना वर्कआउट कर सकते हैं। घर के कितने सारे काम होते हैं, उसमें हाथ पैर चलते रहते हैं, अच्छी खासी एक्सरसाइज हो जाती है उसमें, तो उससे भी ठीक किया जा सकता है। ठीक है, मोटापे को, मोटापा यानी कि ओबेसिटी हो जाता है। और ओबेसिटी में क्या होता है, ओबेसिटी को मेज़र किया जाता है, मोटापा यानी कि ओबेसिटी, ओबेसिटी को मेज़र किया जाता है बॉडी मास इंडेक्स फॉर्मूले से। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है वेट अपॉन हाइट का स्क्वायर। वेट जो होगा इसमें किलोग्राम में होगा, हाइट जो होगी वो मीटर स्क्वायर में होगी। इस फॉर्मूले के थ्रू, बॉडी मास इंडेक्स फॉर्मूले के थ्रू आप मोटापे को मेज़र कर सकते हैं। अगर इसकी वैल्यू आई 18 से 22 के बीच में, मतलब कि वज़न कैसा है, कम है, वजन कैसा है, कम है। अगर इसकी वैल्यू आई 22 से 25 के बीच में, 22 से 25 के बीच में, मतलब कि वजन सही है, वजन ठीक है। ठीक है, सामान्य वजन भी बोल सकते हैं। 25 से 30 के बीच में आ गई तो थोड़ा वजन ज़्यादा है, थोड़ा, यहाँ पर आप सामान्य वजन लिख लीजिए। थोड़ा वजन ज़्यादा। और अगर 30 से ज़्यादा आ गई, 30 से ज़्यादा, जिससे शायद 32 होगा, और अगर 32 से ज़्यादा आ गई मतलब क्या है, ओबेसिटी, ओबेसिटी यानी कि मोटापा, और मोटापा बढ़ा यानी कि हार्ट अटैक, हार्ट अटैक बढ़ा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा तो लीवर सिरोसिस हुआ, ये सारी चीज़ें इसके सिम्टम होते हैं। ठीक है, तो ये भैया मोटापा ज़्यादा अच्छा नहीं होता है, दुबले पतले लोग काफ़ी अच्छे होते हैं। नोट कर लीजिए इसे। आगे बढ़ते हैं हम, पेट वाला हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अब हम पढ़ेंगे विटामिन के बारे में। जो फेट होता है ना, कभी कभी हमारे शरीर में मॉइस्चर जनरेट कर देता है। ठीक है, अगर हमारी बॉडी में फेट की कमी होती है तो हमारी स्किन भी रूखी रूखी होती है, ड्राई ड्राई स्किन होती है। इसका जो सही तरीका है वो सर्दियों में आपको दिखाई देगा कि अगर आप पानी कम पी रहे हैं या फिर आप फेट कम ले रहे हैं तो आपकी स्किन जो रहेगी काफ़ी ड्राई रहेगी। आपकी फेस स्किन या जो भी बॉडी स्किन रहेगी कहीं पर की भी, वो सारी कैसी रहेगी, काफ़ी ड्राई रहेगी। फिर आपको खुजली वगैरह हो सकती है, रेशेज वगैरह हो सकती है। तो ये सिम्टम्स होते हैं अगर फेट या वाटर की कमी होती है। आप पानी लगातार पी रहे हैं फिर भी आपको खुजली वगैरह हो रही है, मतलब आपकी बॉडी में फेट कम है, तो आपको फैटी चीज़ें लेना चाहिए फिर खाने में। तो ये इसके सिम्टम्स है। ठीक है, पेट की अगर कमी हो जाती है तो। और मसल्स वीकनेस तो होगा ही साथ में, मसल्स वीकनेस है, आपको कुछ काम करने का मन नहीं कर रहा है, आपकी स्किन काफ़ी ड्राई हो रही है, पानी आप भरपूर मात्रा में पी रहे हैं पर फिर भी स्किन ड्राई है, तो ये फेट की कमी के कारण हो रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब हम पढ़ेंगे विटामिन के बारे में। नेक्स्ट जो आपका न्यूट्रिएंट्स है 4th नंबर पर, वो है विटामिन। विटामिन, विटामिन, विटामिन जो होते हैं हमारे शरीर में ऊर्जा अणु होते हैं। ठीक है, नाम इनका ऊर्जा अणु है, ऊर्जा के अंतर्गत ये आते हैं, लेकिन हमें इनसे कोई ऊर्जा नहीं मिलती है। ठीक है, नहीं मिलती हमें इनसे कोई ऊर्जा, बल्कि इनकी कमी हो जाती है, इनकी डिफिशियंसी हो जाती है, तो हमारी बॉडी में डिसीज़ होना शुरू हो जाती है। अभी हम बहुत सारे विटामिन पढ़ेंगे, जैसे जैसे विटामिन पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएंगे किस विटामिन से कौन से टाइप की डिसीज़ होती है। और हो सकता है आपको अच्छा लगेगा तो आप घर में भी उन चीज़ों को लागू कर सकते हैं कि यार मेरे साथ ये हो रहा है तो मैं ज़रूर, मुझे इस विटामिन की कमी है, तो फिर आप उन चीज़ों को ले भी सकते हैं। क्लियर है। विटामिन्स, विटामिन की जो खोज की थी वो की थी किसने, हॉपकिंस ने। विटामिन, पहले तो आप ये लिख लीजिए कि ये कैसे अणु होते हैं,
ये ऊर्जा अणु होते हैं, ऊर्जा अणु होते हैं, लेकिन हमें इनसे कोई ऊर्जा नहीं मिलती, कोई ऊर्जा नहीं मिलती है। ठीक है, किस प्रकार के होते हैं? ये कार्बनिक होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछा गया कि विटामिन किस प्रकार के पोषक तत्व होते हैं। ये कार्बनिक प्रकार के पोषक तत्व होते हैं, कार्बनिक होते हैं। ये किस प्रकार के होते हैं? कार्बनिक। कई बार पूछा गया है प्रश्न कि जो विटामिन होते हैं किस प्रकार के पोषक तत्वों के अंतर्गत आते हैं, तो ये आते हैं किसमें? कार्बनिक पोषक तत्वों के अंतर्गत। माइक्रो और मैक्रो में बात करें तो ये किस में आते हैं? ये माइक्रो में ही आते हैं। ठीक है, माइक्रो में ही आते हैं। मैक्रो में क्या आता है? मैक्रो में आता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। विटामिन जो होते हैं वो मैक्रो में आते हैं। नेक्स्ट, इसमें खोज किसने की थी? विटामिन की जो खोज की थी वो की थी हॉपकिंस ने, हॉपकिंस। शब्द किसने दिया था? विटामिन शब्द दिया था फंक ने। लेकिन एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाए कि विटामिन की खोज किसने की है तो फंक ही लगा के आते हैं, क्योंकि बहुत सारे एग्जामिनर जो हैं वो फंक को ही क्या समझते हैं कि उन्होंने ही खोज की है, खोजकर्ता फंक को ही समझा जाता है। पर वो ऑप्शन पर डिपेंड करेगा। अगर आपके ऑप्शन में हॉपकिंस है तो आप हॉपकिंस लगाइए, फंक है तो आप फंक लगाइए। ठीक है, दोनों ऑप्शन एक साथ में कभी नहीं दिए जाएंगे, बिल्कुल भी चांस नहीं है। तो खोज किसने की है? हॉपकिंस ने की है। शब्द दिया है फंक ने। ये विटामिन के बारे में हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे विटामिन कितने प्रकार के होते हैं। विटामिन 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं जल में घुलनशील और एक होते हैं वसा में घुलनशील। ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। हमने पेट पूरा कंप्लीट पढ़ लिया है, पेट से के टाइप पढ़ लिए, पेट से होने वाली डिसीज पढ़ लिए, उसकी डिफिशियंसी भी और उसकी इंक्रीजिंग की भी। ठीक है, उसकी कमी और वृद्धि दोनों ही प्रकार की हमने बीमारियां पढ़ ली है। तो अगली क्लास में फिर से मुलाकात होगी आपके साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद। अगली क्लास में फिर मिलेंगे और अपना ध्यान रखिए, सर्दियां शुरू हो गई है। ठीक है, अच्छे से तैयारी कीजिए। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, ताकि और भी लोगों को हमारा वीडियो पता चले और भी लोग हमसे पढ़ सकें। धन्यवाद, जय हिंद।